हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज मेरे इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी के चैप्टर नंबर 1 यानी बातचीत, जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैं बताने जा रही हूँ। मेरे इस वीडियो में 31 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, तो निश्चित रूप से मेरे इस वीडियो में जो बताए गए हैं उन्हीं प्रश्नों में से कोई एक आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। यानी ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। जैसा काम वैसा परिणाम, ये जो प्रहसन है, प्रहसन का अर्थ होता है व्यंग कह सकते हैं, ठीक है। तो वो किसकी रचना है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट या मोहन राकेश। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? उनके पिता कौन थे? ऑप्शन है देवी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेरी प्रसाद भट्ट या सैनी प्रसाद भट्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेनी प्रसाद भट्ट जो थे वो बालकृष्ण भट्ट के पिता थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ऑप्शन है चंद्रधन शर्मा गुलेरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट या भगत सिंह। किसकी रचना है दमयंती स्वयंवर? ये भी 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर के बारे में। तो ये जो रचना है, ये रचना है बालकृष्ण भट्ट की, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बालकृष्ण भट्ट। चौथा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? जैसे आपने सुना होगा एकांकी, यात्रा वृतांत, कहानी इत्यादि। तो यहाँ पे बातचीत पूछी जा रही है कि वह कौन सी विधा है। तो ऑप्शन है एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण या फिर ललित निबंध। तो ये जो है बातचीत, ये एक ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्रोत्तर युग, यानी स्वतंत्रता के बाद के लेखक का जो समय है वो स्वतंत्रोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के ये रचनाकार थे बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? किस प्रकार की बातचीत को हम उत्तम तरीका कह सकते हैं? विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या फिर अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अगर मनुष्य स्वयं से बात करना उसे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो अपने विचारों को प्रस्तुत करने में भी सक्षम नहीं होगा। तो पहले मनुष्य को अपने आप से बात करने आना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगला प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रवाहपूर्ण भाषा? संवाद में, संवाद जब दो व्यक्तियों के बीच होती है बातचीत, उसमें संवाद कर सकते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होती है आत्मीयता। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी कब हुआ था? ये भी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को या फिर 18 दिसंबर 1836 को? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार हैं? कौन है संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार? बालकृष्ण भट्ट,
प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास या मैथिली शरण गुप्त। किसकी ये रचना है? संयोगिता स्वयंवर। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीनिवास दास, उनकी ये रचना है संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? यानी यहाँ जो दी हुई है रचनाओं के नाम, उनमें से कौन है जो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100,001 सुजान, सद्भाव का भाव या फिर परीक्षा गुरु। तो यहाँ जो दी हुई रचना है उसमें नूतन ब्रह्मचारी, 100,001 सुजान और सद्भाव का भाव, ये सभी बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं। सिर्फ एक बच रहा है, परीक्षा गुरु, ये ऑप्शन नंबर डी यही है जो बालकृष्ण की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? जो दी गई रचनाओं के नाम दिए हुए हैं उनमें से कौन सी है जो बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या प्राच्य विद्या। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रेल का विकट खेल। ये जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, सॉरी बालकृष्ण भट्ट की है, बाकी ये तीनों उनकी नहीं है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाली थी? प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप या फिर ज्योत्सना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, 13वां प्रश्न है आज के वीडियो का, बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचना है, गीत है, शोध है या फिर निबंध है? तो इससे पहले मैंने बताया आपको बातचीत जो है वो एक ललित निबंध है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी निबंध है। अगला प्रश्न, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? यानी 16 वर्षों तक उन्होंने मनुष्य की भाषा नहीं सुनी थी, 16 वर्षों के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से, एडिसन के मुख से, संडे के मुख से या स्टील के मुख से? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्राइडे के मुख से। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के पश्चात फ्राइडे के मुख से कोई बात सुनी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत ये भी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत शीर्षक जो कविता कहानी है ललित निबंध उसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बातचीत की शैली। अपने ललित निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। अगला प्रश्न, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी जो साहित्य है उसके एडिशन और स्टील की श्रेणी में उन्हें रखा था। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? कहां पे उन्होंने अपना जीवन बिताया? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां पे था इनका निवास स्थान। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हिंदी प्रदीप। उन्होंने हिंदी प्रदीप का संपादन जो था वो किया था, इस पत्रिका को उन्होंने संपादित किया था। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया? ऑप्शन है 1877, 1888, 1890 या फिर 1894। तब भारत आजाद नहीं हुआ था, उस समय ये
हिंदी प्रदीप नाम से जो पत्रिका थी वो निकाली जाती थी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1877 में उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूतम या मेघनाथ वध। तो इनमें से पद्मावती, वेणु संहार और मेघनाथ वध ये तीनों क्या हैं? उनकी रचनाएं हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना उनकी नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों नहीं होंगे बल्कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम ये उनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान या फिर अंतराल। तो आपने पढ़ाई होगा मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की है, योगदान प्रेमचंद, और इनकी जो रचना है वो है 100 अजान एक सुजान। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 100 अजान एक सुजान ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। आज के वीडियो का 23वां प्रश्न है, नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? यानी जब नाटक शुरू किया जाता है तो नाटक के पहले जो मंगल गान गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ या मंगलाचरण। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नांदी पाठ। नाटक के शुरू होने से पहले यानी शुरू होने के पहले ही जो गाया जाता है उसको कहते हैं नांदी पाठ। अगला प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? यानी 18 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक या फिर 18 वर्ष तक। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष तक, इनमें से कब तक रॉबिन्सन क्रूसो को किसी मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 16 वर्षों तक। 16 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो को किसी मनुष्य का मुख देखने का अवसर नहीं मिला था और 16 वर्षों के पश्चात ही उन्होंने किसी के मुख से कोई शब्द सुना था। अगला प्रश्न, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है, यह किसने कहा? यानी मनुष्य जब बोलता है तो उसके बोलने में ही उसका व्यक्तित्व झलकता है, वह किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसका आचरण कैसा है। ऑप्शन है एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर या मिल्टन। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी बेन जॉनसन। यानी बेन जॉनसन ने ही यह कहा था कि बोलने से जो है वह मनुष्य की प्रवृत्ति का साक्षात्कार होता है, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। असल बातचीत जो है वह सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? किसके अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही, यानी कह सकते हैं कि खुलकर जो बातचीत है वह सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसे हम सही रूप में बातचीत कह सकते हैं। ऑप्शन है एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन या स्पेंसर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एडिसन। एडिसन ने कहा कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो अभी मैंने बताया आपको कि जो भी असल बातचीत होती है वह 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 5। सॉरी, यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया है। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 व्यक्तियों के बीच। ठीक है, बाकी जो प्रिंट है उस पर आप ध्यान न दीजिए। एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। अगला प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? अगर बातचीत करते हैं तो आपका मन में क्या परिवर्तन होता है, किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हल्का और स्वच्छ। यानी अगर बातचीत करते हैं तो अपने विचारों को किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो आप हल्के महसूस करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है,
किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो अगर नहीं होती तो पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया ही गूंगी हो जाती। श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति या स्मरण शक्ति। तो आंसर है वाक शक्ति, यानी हाँ क छूट गया है, वाक शक्ति। वाक शक्ति, अगर वाक शक्ति नहीं होगी तो ये सृष्टि क्या होगी, पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। अगला प्रश्न, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? कहाँ के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत की सही शैली कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के या फिर कनाडा के? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरोप के। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सर्वाधिक प्रचलित होती है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? यानी किस काल के ये रचनाकार है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आशा करती हूँ कि अगर आपने मेरे वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको अच्छे से समझकर लिखेंगे एग्जाम में। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।